हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन एंड एंटीबॉडी। इस लेक्चर में हम एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं एंटीजन को। एंटीजन क्या होता है? तो जो एंटीजन होता है वो प्रोटीनियस या फिर पॉलीसेकेराइड नेचर का होता है। प्रोटीन आप जानते हो हमारी बॉडी की पूरी सेल्स प्रोटीन से ही बना है। वैसे ही जो पैथोजन होते हैं, पैथोजेंस मतलब कि बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरसेस भी हो सकता है या फिर फंजाई भी हो सकता है, जो कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन या फिर डिसीज कॉज करता हो। तो जो पैथोजेंस है ये भी सेल से ही बने होते हैं। तो इन सब के पास भी प्रोटीन होता है। तो जो प्रोटीन होता है वे एज अ एंटीजन वर्क कर सकता है। ठीक है। तो प्रोटीन के अलावा इसमें पॉलीसेकेराइड भी होता है। पॉलीसेकेराइड मतलब कि कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। लिपिड से अटैच कार्बोहाइड्रेट्स को लिपोपॉलीसेकेराइड कहा जाता है। ये एंटीजन की तरह बिहेव करने की प्रॉपर्टीज रखते हैं। अब ये जो एंटीजन है वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? तो एंटीजन जो है वो पैथोजेंस के मतलब कि बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर फंजाई की जो सरफेस है उसमें छोटा सा प्रोटीन का बना हुआ या फिर लिपोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ कंपाउंड पाया जाता है, उसे ही एंटीजन कहते हैं। तो मान लो ये कोई पैथोजन है, मान लो ये बैक्टीरिया है। ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है उसकी सरफेस पे छोटा सा प्रोटीन या फिर लिपोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ कंपाउंड होता है। इन्हीं कंपाउंड को एंटीजन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये हेप्टेन्स भी हो सकते हैं। हेप्टेन्स भी एंटीजेनिक सब्सटेंस होते हैं, बट ये खुद एंटीबॉडी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करने की क्षमता नहीं रखता है। इसका कारण होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। ठीक है। एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट कम से कम 6000 डाल्टन से अधिक होना चाहिए। जिन पदार्थों का मॉलिक्यूलर वेट 6000 डाल्टन से कम होता है वे एंटीजन नहीं होते हैं। ठीक है। वे हेप्टेन्स मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। अब इसके बाद कोई भी एंटीजन के पास कौन सी क्वालिटी होगी तो उसके अगेंस्ट डब्ल्यूबीसी जो है वो एक्शन लेगा और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें है फॉरेननेस, मतलब कि एंटीजन का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपके बॉडी के अंदर पाए जाने वाली किसी भी तत्व मतलब कि एंटीजन से मैच नहीं करनी चाहिए। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही उसके अगेंस्ट डब्ल्यूबीसी एक्शन लेगा। जैसे हमारी बॉडी की हर सेल्स में एंटीजन लगे होते हैं, तो वो हमारी बॉडी की सेल है। हमारे हमारे बॉडी की डब्ल्यूबीसी हमारे एंटीजन को पहचानते हैं। हमारी बॉडी की सेल्स को डब्ल्यूबीसी किल नहीं करता है। ठीक है। लेकिन फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट हमारी डब्ल्यूबीसी तुरंत एक्शन लेती है। मान लो हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन एंटीजन एंटर हुआ है, मतलब कि कोई भी पैथोजन या फिर कोई भी बैक्टीरिया एंटर हुआ है। ठीक है। तो इन बैक्टीरिया की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होगा जो कि हमारे बॉडी की सेल्स में प्रेजेंट एंटीजन से डिफरेंट होगा, अलग होगा। ठीक है। और जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो हमारे बॉडी की सेल्स में प्रेजेंट एंटीजन को पहचानते हैं। ठीक है। और जो फॉरेन एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट ये एक्शन लेते हैं, उसके अगेंस्ट ये क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो अब देखते हैं एंटीबॉडी क्या होता है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारा बॉडी ब्लड में रिलीज करती है उसे कहते हैं एंटीबॉडी। ठीक है। और उसका काम क्या होता है, तो डिसीज के अगेंस्ट फाइट करना। एंटीबॉडी प्रोटीन के बने होते हैं, इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है और इसे आईजी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। तो जो एंटीबॉडी होता है वो प्रोटीन का बना होता है और ये डिसीज के अगेंस्ट फाइट करते हैं, मतलब कि ये एंटीजन से जा कर के बाइंड हो जाता है, एंटीजन को होल्ड करने का वर्क करता है। ठीक है। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए यहाँ पे आईजीजी का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है। आईजीजी जो है वो एंटीबॉडी का एक टाइप है। तो जो एंटीबॉडी होती हैं वो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं, ये वाई शेप्ड की दिखाई देती हैं।
क्योंकि एंटीबॉडी प्रोटीन से बनी होती है तो यहाँ पे ये 2 चेन में बटी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन की बनी हुई फर्स्ट चेन है और ये है सेकेंड चेन। इन चेन को हैवी चेन कहा जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हैवी चेन है और ये है सेकेंड हैवी चेन। इसके साथ ही इसमें 2 लाइट चेन भी होता है। तो ये जो छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको लाइट चेन कहते हैं। तो ये फर्स्ट लाइट चेन है और ये है सेकेंड लाइट चेन, ठीक है। हैवी चेन में लगभग 450 एमिनो एसिड यूनिट होती है और जो लाइट चेन है उसमें 200 एमिनो एसिड यूनिट प्रेजेंट होती है। अब ये जो दोनों चेन है मतलब कि हैवी और लाइट चेन और इनके जो दोनों अर्धांश है, अर्धांश मतलब कि ये फर्स्ट अर्धांश हुआ और ये सेकेंड अर्धांश हुआ, ठीक है। ये दोनों अर्धांश जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो हैवी चेन है और ये जो लाइट चेन है ये भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब एंटीबॉडी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। तो हर एंटीबॉडी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी एक दूसरे से। अब इनमें क्या डिफरेंस होगी, तो एंटीबॉडी में जो टॉप पोर्शन होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। हैवी चेन का भी और लाइट चेन का भी, दोनों का डिफरेंट होगा। और बाकी ये जो नीचे वाला रीजन है यहाँ से यहाँ तक, ये सभी एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, ठीक है। इन इन पोर्शन को कहा जाता है कांस्टेंट रीजन। तो ये है लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन है और ये यहाँ से यहाँ तक हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन है, ठीक है। तो इनका जो टॉप पोर्शन है मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है वो डिफरेंट होता है। इन टॉप पोर्शन को वेरिएबल रीजन कहा जाता है। तो ये लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है और ये है हैवी चेन का वेरिएबल रीजन, ठीक है। और इन्हीं वेरिएबल रीजन में ही एक साइट होती है जो बैक्टीरियल एंटीजन को होल्ड करती है, पकड़ती है, ठीक है। इसे एंटीजन होल्डिंग साइट या फिर एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। तो एक एंटीबॉडी में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, ये फर्स्ट हुआ और ये हुआ सेकेंड, ठीक है। एंटीबॉडी को H2L2 भी कहा जाता है। H2 का मतलब है 2 हैवी चेन और L2 का मतलब है 2 लाइट चेन। तो इसमें 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन प्रेजेंट होता है एक बॉडी के अंदर, एक एंटीबॉडी में, ठीक है। इसलिए इसे H2L2 भी कहा जाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। तो 5 प्रकार की एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। एंटीबॉडी को इंडिकेट किया जाता है IgG से, ठीक है। तो हर प्रकार के एंटीबॉडी के पहले IG लगाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो एंटीबॉडी जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है IgG, सेकेंड होता है IgA, थर्ड है IgM, फोर्थ है IgE और फिफ्थ है IgD। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं IgG को, ठीक है। ये ब्लड में 70 to 75% होता है, यानी ब्लड में जितनी भी प्रकार की एंटीबॉडी होगी उन सब का अगर परसेंट निकाला जाए तो उनमें 70% जो एंटीबॉडी होते हैं वो IgG होते हैं। ब्लड में सबसे ज़्यादा संख्या में यही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये मोनोमेरिक होता है। हमने स्ट्रक्चर में देखा था जो वाई शेप्ड का जो एक एंटीबॉडी है वो होता है उनको मोनोमर कहते हैं, ठीक है। वाई शेप्ड के कई मॉलिक्यूल्स अगर आपस में मिल जाए तब उसको पॉलीमर कहा जाता है। लेकिन जो IgG एंटीबॉडी है वो मोनोमर होता है, सिर्फ एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। मतलब ब्लड में ये सिंगल फॉर्म में मिलता है। तो इसके स्ट्रक्चर में अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये है IgG का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें भी 2 लाइट चेन होता है और 2 हैवी चेन होता है, ठीक है। और इसके जो टॉप पोर्शन है उसको वेरिएबल रीजन कहा जाता है। यहीं पे एंटीजन आके बाइंड होता है, इसलिए इसे एंटीजन बाइंडिंग साइट कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो IgG होता है वो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है
और प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को प्रोटेक्ट करने का भी वर्क करता है। मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा ग्रो कर रहा होता है, एम्ब्रियो यानी फीटस का ग्रोथ हो रहा होता है। उस टाइम अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो मदर की इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाकर ब्लड के थ्रू उस बेबी के एमनियोटिक फ्लूइड तक पहुंचाती है ताकि बेबी को प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, तो जो एंटीबॉडी बना रही है उनमें ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाए। जब प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा तभी तो इम्यूनिटी जो है वो फ्लूइड तक पहुंचेगा और बेबी को प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, अब बेबी जो है वो अपना एंटीबॉडी क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप नहीं होता, इसलिए वो अपना एंटीबॉडी नहीं बना सकता है। ठीक है, तो जो आईजीजी होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है और प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। ठीक है, अब ये जो आईजीजी होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है IG-G1, सेकेंड है IG-G2, थर्ड है IG-G3 और फोर्थ है IG-G4। उसके बाद सेकेंड टाइप है IgA। IgA ब्लड में 10 to 15% होता है और ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, तो बॉडी के अंदर जो चीज़ सिक्रीट होती है, मतलब कोई भी पदार्थ जो सिक्रीट हो रही हो उनमें ये प्रेजेंट होता है। जैसे आँख से आंसू निकलती है तो ये टीयर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो सेलेवरी ग्लैंड है, सेलेवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो सलाइवा में भी ये प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से पूरी म्यूकस ट्रैक्ट में, मतलब कि माउथ से लेकर एनस तक म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। मतलब जहाँ पर भी म्यूकस का प्रोडक्शन होगा वहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा मदर अपने बच्चे को फीड करती है मिल्क के माध्यम से, तो मिल्क में भी ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। सारे एंटीबॉडी में एकमात्र ये एंटीबॉडी है जो मदर से मिल्क के थ्रू बेबी तक पहुंचता है। ठीक है, बेबी के बाहर आने के बाद भी जो बेबी होता है वो 4 से 6 मंथ तक उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप नहीं होता है। तो मदर के मिल्क से IgA एंटीबॉडी बेबी के अंदर जाता है। ठीक है, IgA पॉलीमर भी IgA जो है वो पॉलीमर भी बना सकता है, मतलब कि एक एंटीबॉडी दूसरे एंटीबॉडी से अटैच हो जाए तब डाइमर बनता है। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जैसे 2 अटैच हो जाए तो उसे डाइमर कहते हैं। अगर 3 एंटीबॉडी आपस में अटैच हो जाए तब उसको ट्राइमर कहा जाता है। और जब बहुत सारे एंटीबॉडी आपस में अटैच होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू तब उसको पॉलीमर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में ये है IgA का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में डाइमर दिया हुआ है, 2 एंटीबॉडी आपस में एक दूसरे से अटैच है। ये है फर्स्ट एंटीबॉडी और ये है सेकेंड एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चैन, एक है जे चैन जिसको जॉइनिंग चैन कहा जाता है और एक होता है सिक्रेटरी कंपोनेंट। ठीक है, इसके माध्यम से ये आपस में अटैच होता है। ठीक है, तो ये डाइमर बना दिया। इसी प्रकार से ये ट्राइमर टेट्रामर भी बना सकते हैं। अगर IgA का डेली प्रोडक्शन देखें तो ये किसी भी प्रकार के एंटीबॉडी से अधिक है। ब्लड में ये सबसे ज़्यादा सीक्रेट होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो IgA इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कॉलरी या फिर पोलियो या फिर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले ये एंटीबॉडी जो है वो सीक्रेट होता है प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद थर्ड टाइप है IgM। ये ब्लड में 8 to 10% होता है और ये पेंटामर बना सकता है। पेंटामर यानी कि 5 एंटीबॉडी आपस में अटैच हो सकता है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये वाला है IgM। यहाँ पे जो 5 एंटीबॉडी है वो आपस में अटैच होकर के पेंटामर बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 एंटीबॉडी है वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, और एक जे चैन मतलब कि जॉइनिंग चैन से आपस में जुड़ा हुआ होता है।
5 एंटीबॉडी यहाँ पे जुड़ गया, इसलिए इसे पेंटामर कहते हैं, ठीक है। और इसमें टोटल 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, क्योंकि एक एंटीबॉडी में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। तो यहाँ पे 5 जुड़ा है, तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इस प्रकार से टोटल 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है। ये ऐसी एंटीबॉडी है जो प्राकृतिक रूप से हमारी बॉडी में बनती है, इसे नेचुरल एंटीबॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये बी सेल्स के मेम्ब्रेन में मिलती हैं। आईजीएम कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है, मतलब कि ये मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर सकता है, न्यूट्रोफेज को एक्टिवेट कर सकता है, जो हमारे फाइगोसाइट्स है, जो कि बैक्टीरिया मतलब कि जो पैथोजन है उसको ईट करने का वर्क करता है, तो ये उसे जा करके एक्टिवेट करता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप है आईजीडी। ये 11% होता है बॉडी में। इनका फंक्शन अभी भी क्लियर नहीं है कि ये किस कार्य में हेल्प करता है। जब बॉडी में आईजीएम एंटीबॉडी बनता है तो उसी टाइम आईजीडी भी बन जाता है। अगर आईजीएम और आईजीडी अगर बी सेल्स के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, पाया जा रहा है, तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि बी सेल जो है वो मैच्योर हो चुकी है। अगर बी सेल के मेम्ब्रेन में ये दोनों एंटीबॉडी नहीं दिख रहे हैं, मतलब बी सेल अभी इमैच्योर है, ठीक है। तो एक तरह से ये मार्कर का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा आईजीएम और आईजीडी जो है वो एंटीबॉडी एंटीजन को पहचानने के लिए एक रिसेप्टर की तरह बी सेल्स के मेम्ब्रेन में वर्क करते हैं। जैसे अगर ये बी सेल्स है, ठीक है, ये एक बी सेल है, तो इसकी मेम्ब्रेन में ये आकर के एंटीबॉडी एक्सपोर्ट फॉर्म में दिखाई देंगे। तो हो सकता है ये आईजीएम हो या फिर आईजीडी हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, मान लो ये एंटीजन है, ठीक है, ये एंटीजन जो है वो ब्लड में घूम रहा है, तो ये एंटीबॉडी क्या करता है, इन एंटीजन को पकड़ के बाइंड कर लेता है, ठीक है। तो ये इस एंटीजन को बाइंड कर लिया, तो ये एक तरह से बी सेल्स की हेल्प कर रहा है एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में, ठीक है। उसके बाद ये बी सेल जो है वो इन एंटीजन को ईट कर लेता है, इस तरह से ये कवर कर लेगा और इसे ईट कर लेता है, इसे कहा जाता है फाइगोसाइटोसिस, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आईजीई। ये कम मात्रा में होता है, 1% से भी कम होता है, ठीक है। और ये एक मोनोमर है, ये पॉलीमर नहीं बनाता, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलती है, मतलब कि जो बेसोफिल और मास्ट सेल्स होती हैं उनकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो मान लो ये एक बेसोफिल है, ठीक है, या फिर मास्ट सेल है, तो इस पर रिसेप्टर बना होगा इस प्रकार से, इसे एफसी रिसेप्टर कहा जाता है, ठीक है। एंटीबॉडी आके यहाँ पे फिट हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से आएगा और एंटीबॉडी जो है वो यहाँ पे आकर के फिट हो जाता है। तो ये एफसी फ्रेगमेंट होता है और ये एफसी रिसेप्टर से बाइंड कर गया। एफसी रिसेप्टर से बाइंड करने से यहाँ पे एक चैनल होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये जो चैनल होता है वो खुल जाता है जब एफसी फ्रेगमेंट एफसी रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तब ये जो चैनल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इन सेल्स में मतलब कि जो बेसोफिल या फिर मास्ट सेल है उसके सेल्स के अंदर में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कण होते हैं, ठीक है। और ये ग्रेन्यूल्स जो है वो हिस्टामिन हो सकता है, सेरोटोनिन हो सकता है, हिपेरिन हो सकता है, ठीक है। ये ग्रेन्यूल जो है वो एलर्जिक कंपाउंड होता है। अगर ये बेसोफिल या फिर मास्ट सेल के बाहर निकल गए तो ये बॉडी में सूजन, इचिंग, इस तरीके से एलर्जी क्रिएशन करा देता है, स्टार्ट करा देता है, ठीक है। तो यही होता है, अगर ये एंटीबॉडी आके रिसेप्टर से बाइंड कर गया तो ये जो चैनल है वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है, और ये जो ग्रैन्यूल है वो बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है। ये एलर्जिक रिएक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जो एंटीबॉडी है वो,